So good morning to all of you. Today we will continue our unit work, power and energy in 11th physics. So today there are lot of derivations, very important derivations. Law of conservation of energy, motion in a vertical circle and elastic collision in one dimension. मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत चांस रहता है, और वो भी 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये बहुत लॉन्ग डेरिवेशंस हैं और इम्पोर्टेंट है फॉर 11th फिजिक्स फाइनल पेपर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सब ने पढ़ा हुआ है, ये आप 9th में भी पढ़ा होगा आपने। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ओके, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एंड एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एग्जांपल यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग, कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन्स, मोशन वर्टिकल सर्कल, पावर एंड नोट ऑन पावर। ओके, लेट्स स्टार्ट। The law of conservation of energy. Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. Whenever energy changes from one form into another, the total amount of energy remains constant. Like देखो अब एग्जांपल है, एक पर्सन है, उसके हाथ में एक बॉल है, उसने वो बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर गई फिर नीचे आ गई। When a body is thrown upwards or dropped from height, the total mechanical energy sum of potential energy and kinetic energy at each and every point on its path remains constant. ये हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे। 9th में से डेरिवेशन आपने की होगी है। Note that at the highest point of its motion the energy is fully in the form of potential energy, and at the lowest point the energy is fully in the form of kinetic energy. At all other points the energy is partially potential and partially kinetic. Okay, एग्जाम्पल देखते हैं। पेंडुलम, आपने सिर्फ एक बॉडी को ड्रॉप करने वाला एग्जाम्पल पढ़ा था 9th के अंदर, लेकिन अब हम इस पेंडुलम का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो देखो ये पेंडुलम है, इफ यू गिव अ स्मॉल जर्क इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिकॉज एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स Fx is conservative if it can be derived from a scalar quantity by the relation delta V is equal to minus Fx delta x. The three-dimensional generalization requires the use of vector derivative. The work done by the conservative force depends only on the end points, not the path followed. किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज इंडिपेंडेंट, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेसिकली। W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू, और के एफ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन पे और इस फाइनल पोजीशन पे, विच डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, दिस इज वंस अगेन अपेरेंट फ्रॉम दिस। ओके, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, जिस पोजीशन से वो चला है उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो एक्स आई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ, तो वी एक्स आई माइनस वी एक्स एफ इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दोनों सेम पोजिशन है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ विच इट इज डन या इट इज फॉलोड। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में जीरो होता है work done. Friction is an example for non-conservative force. The heat energy produced by friction gets dissipated and hence cannot be converted back into original form of energy. फ्रिक्शन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक जब डिसिपेट हो जाती है तो उसको हम दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज अ बॉल ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल, ये अर्थ या ग्राउंड
और ये एक कोई बॉल है जिसका मास है स्मॉल m, वो पॉइंट ए पर है। अगर हम इसको गिराते हैं यहाँ से और यहाँ पर कोई हमने इस पर फोर्स नहीं लगानी, बिकॉज अगर हम इसे फोर्स लगा देंगे तो इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो यहाँ पे हमने फोर्स नहीं निकालनी, उसको बस हमने छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना, छोड़ देना है बस हमने बॉल को। तो ये हाइट h हो गई, वी एच इज इक्वल टू 0। ये हमने 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया और ये ग्राउंड सी पॉइंट ले लिया। ओके, तो ये 3 पोजीशंस बनी। देखो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है कैपिटल एच, और हमने मान लिया कि ए से बी तक, सॉरी, या सी से स्मॉल एच हाइट पर है बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच माइनस एच। लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट कैपिटल एच बी वी एच इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे ए, 0, बिकॉज अभी तक हमने उसको रिलीज नहीं किया। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी ए पॉइंट पे 0, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। मैकेनिकल एनर्जी एट ए, द बॉल एट ए इज एट रेस्ट एंड एट द हाइट कैपिटल एच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। Therefore, mechanical energy possessed by the ball is wholly by virtue of its position and hence only potential energy, no kinetic energy। तो potential energy कितनी हो जाएगी, mgh, kinetic energy 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh के इक्विवेलेंट। तो ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई, mgh के इक्विवेलेंट। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे आ गया मान लो वो, ठीक है, अब यहाँ बी पॉइंट पे है। अब बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी भी होगी कुछ ना कुछ, और उसकी कुछ हाइट भी है। और हाइट कितनी है, अर्थ से BC की वैल्यू कितनी है, स्मॉल h, और A से B तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ में आ रहा है? जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाइट पे डिपेंड करती है फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है बी पॉइंट की, स्मॉल h। लेकिन जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, ए से बी पर आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी स्मॉल एच, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, एच माइनस स्मॉल एच, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो u तो ऑफकोर्स 0 है, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह आ जाएगा g, बिकॉज बॉल ए से बी पर आ रही है, नीचे आ रही है, तो प्लस g आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितनी की उसने, ए से बी पे, कैपिटल एच माइनस एच। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, mgh से mgh कैंसिल, तो mg कैपिटल h। ओके, अब लास्ट हम सी पॉइंट पे निकालेंगे। सी पॉइंट पे देखो, अब सी पॉइंट पे आ गया, अब अर्थ पे आ गया, तो एक उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको अगेन हम फॉर्मूले से ड्राइव कर लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट किसने की, कितनी की इसने, ए से लेके सी तक कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कैपिटल एच। तो सी पॉइंट पे कितनी आ गई, mgh। तो हमसे द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल एट ऑल पोजिशन ए बी एंड सी, देखो ए पर भी mgh ही है, बी पर भी mgh ही है, और सी पर भी mgh है। तो इससे पता चलता है कि ए बी सी या कोई भी पॉइंट इस पाथ ए से लेकर सी के बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, तो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो सेम रहेगी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम हाइट एनर्जी ग्राफ देखें तो दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक। कुछ इस तरह से देखो, ध्यान से देखो, पहले दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अभी बॉल ये 0 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, 0 ग्राउंड स्टेट है, बॉल h हाइट पर है। तो स्टार्टिंग में जब h हाइट पर, मतलब a पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। डैम में यही होता है कि हम वाटर को स्टोर कर देते हैं एक हाइट पर, जैसे ही हम वाटर को रिलीज करते हैं तो जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है।
काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार घट रही है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी K इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K प्लस V, वो कांस्टेंट है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन से दिखाई है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लगातार घट रहा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से दिखाया है। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। When an object is dropped from a height, the potential energy decreases from its maximum value to 0 and its kinetic energy increases from 0 to its maximum value. Okay, that is one type of mechanical energy converted into another type of mechanical energy. अब सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिर रहे थे, तो उसके लिए हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दें तो हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी लगातार डिक्रीज होगी, बिकॉज पहले वो ग्राउंड स्टेट पे था। देखो दोबारा से ग्राफ को, ये वाला जो केस है, जो ये वाला जो केस चल रहा है हमारे पास, उसमें हम कर क्या रहे हैं, बॉडी को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती जाएगी, बिकॉज जब आप बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती जाएगी जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाता, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और जब वो पीक पॉइंट से दोबारा नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बट एनी हाउ, किसी भी तरह से जाए, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इट विल रिमेन्स कंजर्व्ड। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग वाला एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने किया था जब एक बॉडी को हम एक हाइट से नीचे गिरा रहे थे। अब स्प्रिंग वाला एग्जांपल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, हमने एक एंड को फिक्स कर दिया, एक एंड पे मास लगा दिया, उसकी इनिशियल पोजीशन को मान लिया मीन पोजीशन। जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये Fs क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये F क्या है, अप्लाइड फोर्स। हमने जो अपने हाथ से फोर्स लगाई है वो राइट की तरफ है, लेकिन स्प्रिंग में इस फोर्स की वजह से एक दूसरी फोर्स बन जाएगी जो इस फोर्स को अपोज करेगी, जिसे हम बोलेंगे Fs रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, आप उसे जितना कंप्रेस करोगे वो उतना तेजी से बाहर की तरफ आएगा। तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो W इज इक्वल टू, ये हमने किया हुआ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। Thus work done by the spring force depends only on the end points. If the block is pulled from xi and allowed to return to xi, then since the work done in round trip is 0, the spring force is conservative. अब एक्सटेंशन का अगर हम ले तो the above equation easily verify that dv upon dx is equal to minus kx, which is the spring force. The above equation suggests that the speed and kinetic energy will be maximum at the equilibrium position. जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जो कि पेंडुलम में मैंने पहले ही बता दिया आपको, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये मैक्सिमम स्पीड है अंडर रूट के अपॉन एम इंटू एक्स ई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है, देखो लाइक दिस। ये काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ और ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मान लो ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम के जो बीच वाला है ये मीन पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ये राइट की एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट की एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप देख सकते हो ग्राफ से कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस है वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे 0 है। बट जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इट विल रिमेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक होता रहेगा, बट जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इट विल रिमेन कंजर्व्ड। ये पैराबोलिक ग्राफ है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, वन इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ओके
नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी पड़ेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। आफ्टर द कोलिजन द बॉडी इज कंप्लीटली रीगेन फ्रॉम देयर डिफॉर्मिटीज। हम बोलते हैं जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक किसको बोलते हैं, जो परफेक्टली जब हम उसमें फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म हो जाए, और जैसे ही हम उसमें से फोर्स हटाएं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। ओके, तो इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, अब कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एंड आफ्टर द कोलिजन द बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो दो बॉडीज हैं जो आपस में टकराएंगी वो एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगी, चिपक जाएंगी, और फिर वो एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करेंगे। इसका एग्जांपल लाइक ट्रेनिंग होती है बुलेट्स की, गन चलाने की ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर जो वुडन प्लैंक होते हैं, तो जब उसमें से बुलेट जाती है तो बुलेट उसी में धंस जाती है, और उसके बाद वो वुडन प्लैंक अगर गिर जाएगा तो वो दोनों वहां पे बुलेट और जो वुडन प्लैंक है वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, कोई सामने एक टारगेट है, अगर आप उस पर काउडंग हो गया, काउडंग उस पर फेंके, तो काउडंग या मड फेंके उस पर, अगर तो मड उस पर चिपक जाएगा दीवार पे, और चिपक जाएगा और फिर थोड़ा सा वो मूव करेगा तो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो वो कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल्स है। अगर आप एक मड लो अपने हाथ में और मड को अगर आप फेंको दीवार पे तो मड उस पर चिपक जाएगा, तो कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम अगेन कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। आफ्टर द कोलिजन द बॉडी इज पार्टली रिगेन फ्रॉम देयर डिफॉर्मिटीज एंड सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है इलास्टिक और इन इलास्टिक में वो यही है, इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है, लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ओके, total momentum of an isolated system is always conserved whether the collision is elastic or inelastic, but the total kinetic energy is conserved only in elastic and not in inelastic collision. In inelastic collision the loss of kinetic energy appears in any other form of energy, usually heat energy. No collision is perfectly elastic nor completely inelastic, most of the collision are inelastic. Elastic collision one dimension, अब देखो यहाँ पे हम दो बॉडीज ले रहे हैं, अगेन ये देखो एक बड़ी बॉल है, एक छोटी बॉल है, देखो टकरा देखो कैसे रही है, ये वन डायमेंशन में चल रही है। अभी एक स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, और वहां पर दो बॉडीज चल रही हैं, एक बॉडी बड़ी है साइज में और एक बॉडी छोटी है, या एक का मास m1 एक का मास m2, ठीक है, और वो कोलाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर तीन इसमें हमने ले लिए, इसे कहेंगे बिफोर कोलिजन, इसे कहेंगे डीसी ड्यूरिंग कोलिजन, इसे कहेंगे एसी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन m1 m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। ठीक है, आपको दिखने में लग रहा है कि m1 का मास ज़्यादा है m2 से, और इनिशियली u1 भी ज़्यादा होगा u2 से, तभी तो टकराएगा, तभी तो वो गैप को कवर करेगा। अगर m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो वो गैप को कवर कर पाएगा। तो जब m1 m2 टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लेकिन इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है कंडीशन, जो u1 है वो ग्रेटर है u2 से, तभी तो गैप कवर कर पाएगा। और लेकिन जब टकरा गया, टकराने से क्या होगा, उसने अपनी वेलोसिटी उसे दे दी, तो यहाँ पे v2 बड़ा हो जाएगा v1 से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल रहता है कंजर्वेशन का, बिलियर्ड्स या स्नूकर। उसमें एक वाइट बॉल रहती है, वो वाइट बॉल जाती है और जो कलर्ड बॉल्स होती है उनको अपनी मोमेंटम को ट्रांसफर कर देती है।
Consider two bodies A and B of mass m1 and m2 moving with velocities u1 and u2. Let the bodies collide, get apart and move with final velocity v1 and v2 respectively along the same direction as that before collision. अब हम स्केलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं. मोमेंटम कंजर्व है तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. ये कहाँ से आया? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो ये वाला जो मोमेंटम है मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और ये मोमेंटम आफ्टर ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है. ओके, इक्वेशन नंबर 1 आ गई. तो यहां से हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया. यहां से हमने थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिया. तो m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1. ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2. अब इन इलास्टिक कोलिजन, अब इलास्टिक कोलिजन है ये तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. तो इसको भी रीअरेंज कर लिया. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आ गई. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको डिवाइड करना है 3 को 2 से, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. आपको दिख रहा है m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. अब आपको एक फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2. सिमिलरली इसको भी कर देंगे m1 v1 माइनस u1 v1 प्लस u1. तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, अब इसको 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 2 को यहां ले आएंगे. अब हम डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2. लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगी, राइट से राइट. m1 v1 माइनस u1. तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये. तो क्या बचा? v2 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1. यही बचा. तो v2 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1. तो v2 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1, यही बचा था हमारे पास. तो यहाँ से हम निकाल लिया v1 की वैल्यू v2 प्लस u2 माइनस u1. ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हम v1 को एलिमिनेट कर पाए, तो हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम ये जो वैल्यू है v1 की, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. तो यहाँ पे v1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे. तो जब हमने वैल्यू पुट की तो v2 की जगह m1 v1, तो हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन नंबर 1 में ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, वहाँ पर v2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. जब पुट करेंगे तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये v1 की वैल्यू. सिमिलरली जब हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई तो अब हम v1 की वैल्यू पुट कर देंगे और तो हमारे पास v2 की वैल्यू भी आ जाएगी. तो ऐसे v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास. तो दिस इज द मेन डेरिवेशन. बहुत इंपॉर्टेंट और लेंथी डेरिवेशन है, लेकिन ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज v1, दिस इज v2. स्पेशल केस, अगर
दोनों मासेस इक्वल हो, अगर उसने दिया हो कि दोनों मास इक्वल है, तो v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1. इट इज क्लियर दैट बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. तो कोलिजन के बाद बॉडीज एक दूसरे की जो वेलोसिटी है उसको इंटरचेंज कर लेती है. सब केस द सेकंड बॉडी वाज एट रेस्ट. अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पर हो बिफोर कोलिजन, u2 जीरो हो, तो v1 जीरो हो जाएगा और v2 u1 हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कैरम जस्ट एंजॉय फिजिक्स. वहाँ पे जो स्ट्राइकर होता है, जब स्ट्राइकर को हिट करते हो तो जो दूसरा जो कैरम की जो गीटियाँ होती है उसको जाके टकराता है और उसको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, मोमेंटम को ट्रांसफर कर देता है. ओके तो ये और भी कुछ केस है. केस 2, इफ m1 ग्रेटर देन m2, तो m2 को नियरली जीरो मान लेंगे बिकॉज m1 का मास m2 से बहुत ही ज्यादा है. तो v1 नियरली इक्वल टू u1 एंड v2 नियरली इक्वल टू 2u1 माइनस u2. सब केस इधर सेकंड बॉडी वाज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन. तो ये ट्राई टू प्ले विद हैवियर स्ट्राइकर एंड ऑब्जर्व और इमेजिन अ हैवी ट्रक हिटिंग अ साइक्लिस्ट. तो अगर हम यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक का मास बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली उसका मास जो टकरा रहा है, मतलब यहाँ पे हम स्ट्राइकर को कर रहे हैं ना. स्ट्राइकर अगर अब बहुत ज्यादा हैवियर होगा, ट्राई टू प्ले विद स्ट्राइकर एंड ऑब्जर्व. आप खुद देख सकते हैं इसको, ये इफेक्ट को. अगर आपका स्ट्राइकर बहुत ज्यादा बड़ा है और मोटा है तो उससे देखेंगे आप कैसे ये वेलोसिटीज चेंज होती है. केस 3, अब अगर छोटी बॉल का बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब जो स्ट्राइकर है आपका, जो कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है, अगर उसका मास कम हो जाए और जिसको आपने हिट करना है, कोलाइड करना है जिससे, उसका मास बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा. इफ द सेकंड बॉडी वाज एट रेस्ट, तो इमेजिन अ साइक्लिस्ट बम्पिंग ऑन टू अ रोड रोलर. अब उसमें ऐसा होगा कि आपने जो स्ट्राइकर है, आपका जो स्ट्राइकर है वो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, और जिसको आपने हिट करवाना है, जो आपकी गीटी आपने डालनी है पोर्ट के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भारी और बड़ी है. तो उस केस में ऐसा होगा कुछ जैसे इमेजिन अ साइक्लिस्ट बम्पिंग ऑन टू अ रोड रोलर. एक रोड रोलर है, उसके अंदर एक साइक्लिस्ट अगर टकराएगा तो कैसा होगा, वैसा ही कुछ इफेक्ट पड़ेगा. ओके, so that's it. The next topics we will do in the next lecture. So thank you all.